हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका रेलवे एनटीपीसी का क्लास, जिसमें हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो अभी टाइम है हम लोग के पॉलिटी के क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? उद्घाटन अधिवेशन, ठीक है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन। अब आपको पता है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जो हमारे टेम्पररी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा, इन्होंने की थी, क्योंकि उद्घाटन हुआ था 9 दिसंबर 1940। 9 दिसंबर 1940 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में इसका उद्घाटन हुआ था, यानी पहला संविधान सभा का बैठक हुआ था, तो वही हो गया उद्घाटन। और ये अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है, अभी वो संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाद में इसके परमानेंट अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य का पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, ठीक है। लेकिन हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर निकल जाते हैं, हर 2 साल में, और राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है किस चीज को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसको समझा जाता है? यानी यहाँ पे आपको इन शॉर्ट ये पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान जो लिखा गया है उसमें मेन किसका योगदान है? तो वह है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ठीक है। इसी को इसका ब्लूप्रिंट समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव अधिकारी निम्न द्वारा चयनित किए जाते हैं। चुनाव अधिकारी किनके द्वारा चयनित किए जाते हैं? तो चुनाव अधिकारी को कौन चुनता है, यानी नियुक्त कौन करता है, आपसे ये बोला जा रहा है। तो चुनाव अधिकारी को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? कब राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक होगा, ये आपको बताना है। कब होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने लगे किसी भी मत पर, यानी वो एक्चुअल चीजों पर नहीं पहुंच पाए, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति उनका संयुक्त बैठक जो है वो घोषित किया जाता है उनके द्वारा, ठीक है। और कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है संयुक्त बैठक? यह है 108, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक बुलाते हैं, और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बहुमत के बल पे वहां पे डिसीजन लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो फाइनेंस कमीशन का या फाइनेंस कमिश्नर का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जो भी देखो सुप्रीम अथॉरिटी है इंडिया में, वो ऑलमोस्ट सभी का जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। और फाइनेंस कमीशन का आपको पता होना चाहिए, यानी वित्त आयोग का अनुच्छेद पता होना चाहिए 280। मैं बार बार बोलता हूं, जो आर्टिकल मैं बताता हूं इस सेशन के दौरान वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, और सभी आर्टिकल को आपको जहां पे मैं बताता हूं उसको याद करते हुए जाना है, ताकि आपको जब लिस्ट में प्रोवाइड करवाऊं तभी आपको मैक्सिमम यानी 70% आपको याद होने चाहिए, क्योंकि तभी आपको फायदा होने वाला एग्जाम में भी और इस सेशन के दौरान ही, ठीक है। तो आपको उस चीजों का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि जो 1946 में संविधान सभा बना था तो सारे सदस्यों का नाम आपको पता होना चाहिए, लेकिन हाँ, जो फेमस लोग हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, और जो फेमस लोग नहीं है उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि मेंबर नहीं थे। तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी और महात्मा गांधी। तो कौन नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य? तो ये थे महात्मा गांधी, ये उसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। रेस्ट जो भी हैं वो सब इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित से प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। कार्यकारिणी यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव पावर, जो भी यहाँ पे है। आपको पता है कि भारत या संघ की हमारे केंद्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है, और कार्यपालिका में होते कौन है? ये होते हैं राष्ट्रपति और जो भी मंत्री परिषद हैं वो, ठीक है। तो राष्ट्रपति होते हैं इसके सुप्रीम पावर, तो कार्यपालिका का प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये होती है राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? तो आप जानते हो हमारा संविधान जो है वह आंशिक रूप से एकात्मक है, आंशिक रूप से संघात्मक है। तो आपको इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि संविधान का
जो लक्षण है वो एकात्मक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मिशनरी ठप हो जाए, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी ठप हो जाए तो राष्ट्रपति अपने हाथ में शासन ले सकता है। ये एक लक्षण है, तो बिल्कुल सही, ये उसका एक लक्षण है। दूसरा देखते हैं, एकल संगठित न्यायपालिका, एकल संगठित न्यायपालिका। और तीसरा है ये सभी। चौथा है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा। तो ये सभी जो ऑप्शन है, ये सभी ऑप्शन है, ये सही हो सकता है कि ये एक एकात्मक लक्षण दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे एक आदमी डिसीजन ले सकता है इन सब फील्ड में, तो यहाँ का ये एकात्मक स्वरूप हुआ। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठक पर निम्न होता है। अगर संसद का दोनों सदनों का साथ साथ बैठक हो रहा है तो क्या होगा? तो क्या होगा, देखो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये गलत है। संविधान में संविधान संशोधन स्वीकार होगा, ये भी गलत है। एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी न हो उस पर विचार करना और पास होना, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? राज्य में राज्यसभा की कुल सीटें, आपको ध्यान देना है, राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा, ठीक है, किस अनुसूची में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद आपको आता भी हो। यह है अनुसूची 4। ठीक है, आपको पता है कि 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचियों में से चौथा अनुसूची में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा मिलता है। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? तो अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मुझे आपको बताना भी था संघ सूची का। देखो थोड़ा सा अलग अलग आपको वेरिएशन मिल सकता है। अगर आप पुराना आपको डाटा देगा तो आपको क्वेश्चन में आंसर कुछ और मिलेगा, न्यू डाटा में कुछ और मिलेगा। अभी देखो, अभी जो 2 चीजें हैं संघ सूची में वो आ सकता है, या तो 99 या 100। ठीक है, अभी टोटल 100 सब्जेक्ट हैं। अगर ओरिजिनली आप जानना चाहो तो अभी टोटल कितने सब्जेक्ट हैं संघ सूची में? ये है 100, लेकिन आपको कहीं कहीं आंसर 99 भी मिलेगा। अब ये 2005 का क्वेश्चन है, पर आपको उसको इग्नोर करके चलना है कि 2005 का या क्या है। आपको 2 डाटा दिमाग में रखना है। 100 अगर रहा तो आंसर 100% 100 ही होगा। अगर नहीं रहा तो आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, आप आंसर मारोगे 99, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एग्जाम में 99 दे दिया जाता है। तो संघ सूची में टोटल सब्जेक्ट है 99। और अगर राज सूची का बात करूं तो राज सूची में है 61 और समवर्ती सूची का बात करूं तो इसमें है 52। तो अभी आपका कितना हो गया? 100 संघ सूची, राज सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। अब देखो कुछ कुछ ऐसे फील्ड हैं जो आपसे पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक सारे फील्ड के बारे में बता देता हूं, जिससे बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये फील्ड किसके अंतर्गत आएगा, तो आज आप वो क्लियर कर लो। इस पूरे लिस्ट को देखो, बहुत ही अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है, इस लिस्ट में जो भी टर्म आए हुए हैं वो सब आपको याद रखना है। मैं बार बार बोलता हूँ, आप इग्नोर मत करना, आप इसको पूरा याद रखना। देखो सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा कि संघ सूची में वर्तमान में कितने हैं? इसमें 100 विषय हैं, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, संघ सूची में वर्तमान में है 100 विषय, और इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है वो है सेना, ठीक है, आर्मी, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु, ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक विनिमय यानी स्टॉक एक्सचेंज, जनगणना, आयकर तथा निगम। ठीक है, ये सब आया आपका संघ सूची में। एक बार फिर से देखो, इसमें होता है सेना और रक्षा। अगर ये 2 टर्म आए तो आप क्या मारोगे? आप मारोगे संघ सूची। यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा कंपेयर करने भी सिखाऊंगा आपको कि सेना और रक्षा आया तो होगा संघ सूची, लेकिन देखो पुलिस आ गया, ठीक है, पुलिस आ गया तो हो जाएगा राष्ट्र सूची। तो पहले देखो यहाँ पे सेना और रक्षा है, आप देख लो सेना जो आर्मी लोग जो होती है वो संघ सूची का होता है, ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल का चीज है। उसके बाद विदेशी मामला, तो जो भी विदेशी मामला है वो किसी एक देश का दूसरे देश के साथ होता है, किसी राज्य का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये हो गया संघ सूची का, ठीक है। रेल आप जानते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो रेल, लेकिन यहीं पे अगर रेल पुलिस दे दे तो फिर आपका हो जाएगा राज्य सूची का। अब इसको ध्यान रखना, रेलवे जो है, रेलवे है संघ सूची का, लेकिन रेलवे पुलिस ये राज्य सूची का है क्योंकि उसमें पुलिस आ गया, ठीक है। इसके बाद डाक, डाक भी है सेंट्रल का। बचत और परमाणु, ठीक है, बचत यानी सेविंग्स से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब है संघ सूची का।
और परमाणु, परमाणु ऊर्जा से भी रिलेटेड जो भी चीज है वो है संघ सूची का। किसी राज्य का आपने सुना है कि इस राज्य की सरकार ने परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड ये फैसला लिया? परमाणु ऊर्जा इसके जो मेन कमेटी मेंबर्स होते हैं उसमें से सब डिसीजन जो लिया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिया जाता है। नागरिकता से रिलेटेड अगर कुछ भी होगा तो आप जानते हो हम लोगों का यहाँ पे एकल नागरिकता है, यानी सिर्फ भारतीय नागरिकता मिलती है। तो जब भारतीय नागरिकता मिलती है तो वो केंद्र सूची का होगा। ठीक है। संचार, जो भी संचार से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब केंद्र सूची का है। करेंसी है तो आप जानते हो केंद्र सरकार रिलीज करती है। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक, ये पता है, और स्टॉक एक्सचेंज, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। स्टॉक एक्सचेंज, इधर भी किसी एग्जाम में स्टॉक एक्सचेंज पूछा गया है। तो स्टॉक एक्सचेंज ये है संघ सूची का। जनगणना, आयकर और निगम कर, ये सब किसका है? ये सब संघ सूची का। ठीक है। अगला है राष्ट्र सूची। अब राष्ट्र सूची में कितने सब्जेक्ट हैं? टोटल 61 सब्जेक्ट, 61 विषय हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, वर्तमान में अभी 61 विषय हैं। इसमें जो मेन है वो देखो, सबसे पहला न्यायालय। न्यायालय क्या हुआ? कोर्ट में देखो सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर जो भी है कोर्ट, वो सब किसमें आते हैं? वो सब आते हैं राष्ट्र सूची में। ठीक है। राज्य पुलिस और रेलवे पुलिस, ये दोनों आते हैं राष्ट्र सूची में। जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, बेटिंग एवं गैम्बलिंग, ये जुआ हुआ। ठीक है। रेलवे पुलिस, टैक्सेस ऑन द कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी आता है आपका समवर्ती सूची में, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के यूज पर या उसको बेचने पर जो टैक्स लगाया जाता है वो आता है राष्ट्र सूची में। ठीक है। जिस राज्य में उसको सेल किया जा रहा है या जिस राज्य में उसका कंजम्पशन हो रहा है, तो वहां से जो टैक्स रेवेन्यू जो आएगा वो किसका होगा? वो होगा राष्ट्र सूची का। ये दो चीज आप ध्यान से रखना। ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लो। ये है न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर राज्य पुलिस, रेलवे पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क और बेटिंग एवं गैम्बलिंग, टैक्सेस ऑन द कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब आ गया आपका राष्ट्र सूची में। अब है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में अभी है 52 सब्जेक्ट्स, और इसमें से जो मेन है वो है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा आप जानते हो, शिक्षा ये समवर्ती सूची में है। दीवानी और फौजदारी मुकदमे, ठीक है, ये कोर्ट नहीं है, ये मुकदमे हैं। दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे आते हैं समवर्ती सूची में। श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे देखो आपका आ गया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। मैरिज एंड डाइवोर्स, एजुकेशन तो आपका हो ही गया, शिक्षा। ठीक है। वाट, माप आदि। तो वाट और माप जो आपका होता है ये सब किस में आता है? ये सब भी समवर्ती सूची में आता है। और इलेक्ट्रिसिटी आपका समवर्ती सूची में आता है। मैरिज और डाइवोर्स ये सब भी समवर्ती सूची में आता है। ठीक है। मेनली जो आपको फोकस करना है वो है शिक्षा। ठीक है। इसके बाद आपको करना है कारखाने, इसके बाद समाचार पत्र, इसके बाद वन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो रेस्ट जो भी है वो भी पूछे जाने लायक है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये सब भी किसका है? ये सब है समवर्ती सूची का। तो जो भी लिस्ट में आया हुआ है उसको आप याद रखो, वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 216, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 216 में बताया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर किए जाएंगे। ठीक है। तो ये उच्च न्यायालय का बात किया जा रहा था, आप ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय नहीं। तो इसकी संख्या का निर्धारण कौन करते हैं? ये राष्ट्रपति करते हैं, और ये है अनुच्छेद 216 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि संसद में नामित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? नामित यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है। संसद में नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि क्या वो मारे। तो कोई मार देगा 2, कोई मार देगा 12, पर ध्यान से देखो तो ये संसद में पूछा जा रहा है। अब आपका शायद क्लियर हो गया होगा, आंसर होगा 14। ठीक है। आंसर 14 क्यों होगा? क्योंकि 12 है राज्यसभा, 2 है लोकसभा, टोटल हो गया 14।
ठीक है। और आपको यहाँ पूछा जा रहा है संसद, और संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों आता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो संविधान के अनुच्छेद 80 क के अनुसार राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। और 331 के अनुसार लोकसभा में 2 सीट नामित होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 14। तो अनुच्छेद आपको याद रखना है, 80 के अनुसार राज्यसभा में 12 और 331 के अनुसार राष्ट्रपति के विचार से लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 मेंबर्स नियुक्त होते हैं, ठीक है। तो टोटल 14 हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है? तो वो कौन सा विधेयक है जिस पर जिसके पेश होने से पहले ही राष्ट्रपति का अनुमति लेना जरूरी होता है? तो वो है धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, ये दोनों हैं, ठीक है। धन विधेयक और वित्तीय विधेयक दोनों के लिए राष्ट्रपति का परमिशन लेना उसके पेश होने से पहले आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? ये लगा सकती है हमारी संसद, ठीक है। तो इसमें आपके लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं जो महाभियोग लगा सकती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संविधान के मसौदा निर्णय हुआ। तो संविधान सभा के द्वारा संविधान का मसौदा किस तरह से निर्णय लिया गया था? ये लिया गया था बहुमत से। किस तरह से लिया गया था? बहुमत से। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य क्या है? उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन, आपको पता है कि उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि उच्चतम न्यायालय को संसद विधानमंडलों द्वारा पारित किसी अधिनियम की वैधानिकता का पुनरावलोकन करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 में, अनुच्छेद 173 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 173 के तहत। और इसमें संसद विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम की वैधानिकता का पुनरावलोकन वो कर सकते हैं। अगर मान लो संसद के द्वारा कुछ भी ऐसा बिल बनाया गया जिसको पारित कर दिया गया, ठीक है, और अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि उस चीज को हम ये जांच सकें कि वो सही है गलत है, ठीक है, कितना वो वैधानिक रूप से सही है, इस कारण से वो लोग उसका पुनरावलोकन कर सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं। तो यही है हमारे अनुच्छेद 173 में। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में है कुछ देश और 2 में है क्या वहां से लिया गया है। तो देखते हैं क्या क्या है। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 चीज है। और दूसरा कॉलम है आपका, वहां से क्या लिया गया है। यह है आपात उपबंध, संघीय व्यवस्था, समवर्ती सूची और गणतंत्रात्मक देश, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहला जो आप इसमें से जान रहे हो जो मेन है, ठीक है, वो है आपका देखो कनाडा, संघीय सूची आप जानते हो। आपात उपबंध कहाँ से किया गया है? तो आपातकालीन सिचुएशन के लिए लिया गया है जर्मनी से, ठीक है, आपात उपबंध जर्मनी से। और फिर अब दो बच गया, यह समवर्ती सूची और गणतंत्रात्मक जो रूप है हमारा वो कहाँ से लिया गया? तो गणतंत्रात्मक जो रूप है वो लिया गया फ्रांस से। कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये आपका हो गया सही। तो कौन सा आपका सही आंसर होगा? सही आंसर होगा 1, यानी फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक। और बी यानी कनाडा से क्या लिया गया? ये लिया गया है संघीय व्यवस्था। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया आपात उपबंध। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मौलिक अधिकार में नहीं आते हैं? तो कौन सा ऐसा अधिकार है या कौन सा ऐसा चीज है जो मौलिक अधिकार में नहीं आता है? तो देखते हैं। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। अब आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे हमारे मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए संसद में भाग लेता है, यानी कौन सा ऐसा सदस्य है जो संसद का सदस्य नहीं है पर वह उसमें उसके कार्रवाइयों में भाग लेता है? तो ये है भारत के महान्यायवादी। कौन है? भारत के महान्यायवादी।
अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति के प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? केनेई ने, ठीक है, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे पहले किसने कार्यभार संभाला था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह है गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा ये पहले इंसान थे जिन्होंने कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, और इनका जो ईयर था वो कौन सा था? वो था 1964, ठीक है। 1964 में इन्होंने पहली बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। अब इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। अनुच्छेद 368 का संबंध है। अब अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आप फिर इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 368 का संबंध है संविधान के संशोधन प्रक्रिया से। किससे संबंध है? संविधान के संशोधन प्रक्रिया से। इसलिए मैं बोलता हूं कि इस सीरीज में कम से कम इस सीरीज में जितना आर्टिकल आ रहा है, जितना अनुच्छेद आ रहा है, वो सब आपको याद करना है, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर्स का है और उस पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन भी पूछा सकता है। यहां से आपसे पूछा जा सकता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन सा है? अनुच्छेद 368, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो अगर दोनों ऑप्शन है तो कौन संभालेगा? ये संभालेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एब्सेंट है तो उनका पद संभाला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि असम विधानसभा में डेढ़ सदस्य होते हैं। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? अब देखो ये गुवाहाटी बोर्ड से जिसने भी भरा है उनके लिए। अब देखो यहाँ पे मैं बहुत दिन से बोलना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा भूल जा रहा था इसमें। अब देखो जिस किसी ने अलग अलग बोर्ड से एग्जाम दिया है, ठीक है, अभी पीटी के लिए उनको उतना टेंशन नहीं है, लेकिन मेंस में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपके बोर्ड के लिए स्पेशल हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी भी पीटी में भी आपका एग्जाम जो है वो सब अलग अलग ही होगा, लेकिन आपको बोर्ड का थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। जिस बोर्ड से आप भर रहे हो उस स्टेट के बारे में और उस बोर्ड से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रखना है, क्योंकि अब उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको उस रीजन के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आप अलग से उसको पढ़ लेना, जिस बोर्ड का जिसने भरा है वहां से आप थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड, फिर स्टेट का कल्चर वगैरह से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन बनता है वहां से, ठीक है। लेकिन मेंस में आप ध्यान रखना, मेंस में थोड़े अधिक क्वेश्चन होंगे, इसलिए कारण से अगर अभी आप पढ़ते हो थोड़ा सा उसको डिटेल से पढ़ लो। तो असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? ये हैं टोटल 126। विधानसभा का बात किया जा रहा है, आप लोकसभा में मत समझना, ठीक है। तो असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? टोटल हैं 126, ठीक है।